मेरा नाम विक्रम है और मैं एक बहुत ही रईस बिजनेसमैन हूँ। कंपनी की बागडोर अब मेरे हाथों में है और मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। सब कुछ है, पर अब तक मुझे वह चेहरा नजर नहीं आया है जो कि मेरे दिल में बस जाए। रईस होने के कारण बहुत सारी लड़कियां मुझ पर मरती है, मेरे आगे पीछे घूमती है और वक्त वक्त पर मैं भी उसके साथ टाइम पास करता रहता हूँ। पर मुझे आज तक किसी से प्यार ना हुआ और अब तो इंतजार है मुझे उस चेहरे का जिसके लिए मैं कुछ भी कर जाऊं, किसी भी हद तक चला जाऊं। और इस इंतजार का अपना ही मजा था। यह मजा लेते लेते मैं अपनी कार से ऑफिस की ओर जा रहा था। आसमान में घने बादल होने के कारण बाहर बिल्कुल अंधेरा सा हो गया था। बहुत तेज बारिश हो रही थी। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और मैं बारिश देख रहा था। मन ही मन पूरी उमंग के साथ उस काल्पनिक लड़की के ख्यालों में खोया था और सोच रहा था कि इस मौसम में भी मैं कितना अकेला हूँ। मेरा कोई भी ऐसा साथी नहीं है जिसके साथ इस बारिश में नहा सकूं। तभी अचानक ड्राइवर ने बहुत ही तेज ब्रेक लगाए। सामने एक और गाड़ी आ रही थी। जाने क्या हुआ, मैंने कहा। क्या हो गया? तेज बारिश के कारण बाहर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मेरे ड्राइवर ने कहा, साहब एक्सीडेंट हो गया है, हमारी कार के नीचे कोई आ गया है। यह सुनते ही डर के मारे मेरी हालत खराब हो गई। मैंने कहा, यह क्या कर दिया तुमने? हम दोनों तुरंत बाहर निकले। देखा गाड़ी के सामने एक बाइक वाला गिरा हुआ था। उसे पूरी तरीके से चोट लगी थी। वह नौजवान लड़का दर्द से छटपटा रहा था। मैंने कहा, श्यामू, यह तुमने क्या कर दिया? अब तो पुलिस केस बन जाएगा। श्यामू ने कहा, साहब मैंने यह एक्सीडेंट नहीं किया, बल्कि मैंने तो सही वक्त पर गाड़ी की ब्रेक मार दी। सामने से जो कार आ रही थी ना, उसके नीचे यह बाइक वाला आया था। यह हमें ओवरटेक करके निकल रहा था कि सामने से गाड़ी वाले ने इसे टक्कर मार दी और इसी टक्कर में यह हमारी गाड़ी के नीचे आ गया। मैंने चारों तरफ नजर घुमाया तो वहां सामने सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। यह देखकर मुझे राहत मिली, परंतु मैं बहुत ही डर गया था। सामने वाली कार टक्कर मारकर भाग निकली थी, पर मैं इस लड़के को यहाँ नहीं छोड़ सकता था। तुरंत एम्बुलेंस और पुलिस को फोन कर दिया। मैं वहीं पर खड़ा रहा। तभी एम्बुलेंस और पुलिस दोनों साथ ही आ गई। 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि इमरजेंसी सर्विस मिल गई। एम्बुलेंस वाले जल्दी से उसे लेकर अस्पताल जाने लगे और पुलिस वाले मेरे पास पूछताछ करने के लिए आ गए। तो मेरे ड्राइवर ने उन्हें सारी बातें बताई। मैंने कहा, सामने आपको सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उसे चेक करेंगे तो पता चल ही जाएगा कि टक्कर किसने मारी है। सारा मामला निपटाते निपटाते काफी देर हो चुकी थी। हमारे कपड़े गीले हो चुके थे। मैं कार से बाहर की छाता लेकर तो निकला था, पर बारिश बहुत ही तेज थी। पैंट पूरी तरीके से भीग गई थी। ऐसी हालत में ऑफिस कैसे जाता? मैंने कहा, श्यामू पहले घर चलो। घर जाकर मैंने अपने आप को साफ किया और फिर दोबारा तैयार होकर ऑफिस चला गया। पर बार बार मैं उस बाइक वाले लड़के के बारे में ही सोच रहा था कि शायद वह मेरी उम्र का हो, जाने उसके परिवार में कौन हो। यह सब सोच सोचकर मैं बहुत ही परेशान होने लगा था। फिर जब मैं ऑफिस पहुंचा तो मौसम साफ हो चुका था। मैं अब अपने केबिन में पहुंचा तो मेरी सेक्रेटरी आ गई। कहने लगी, सर आप बहुत ही लेट हो गए हैं, इंटरव्यू के सारे कैंडिडेट आ चुके हैं। मैंने कहा, 5 मिनट दो, फिर एक एक करके भेजो। मेरी सेक्रेटरी यह जॉब छोड़कर जा रही थी क्योंकि उसकी शादी तय हो गई थी। शादी के बाद वह दूसरे शहर चली जाएगी, इसलिए मैं अपनी नई सेक्रेटरी पोस्ट के लिए इंटरव्यू लेने वाला था। पूरी 2 घंटे ऑफिस लेट आया था। इसी वजह से सारे कैंडिडेट काफी देर से इंतजार कर रहे थे। मैंने अपने सेक्रेटरी से कह दिया, कैंडिडेट को चाय नाश्ता करवा दो। मुझे किसी को यूं इंतजार करवाना पसंद नहीं था, पर मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। आज जो हादसा हुआ था, मैं करता भी तो क्या करता। एक एक करके कैंडिडेट्स मेरे पास आने लगे। सारी की सारी हसीन लड़कियां थी, क्योंकि इस पोस्ट के लिए मैं एक लड़की को ढूंढ रहा था। एक एक करके लड़कियां मेरे पास आने लगी, इंटरव्यू देने लगी। हर एक लड़की मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी। लड़कियों के बीच में मैं बहुत ही पॉपुलर था। मेरे करीब आने के लिए अच्छे से अच्छे घर की लड़कियां भी इंटरव्यू देने आई थी। लेकिन तभी मेरे केबिन के अंदर एक लड़की आई
जाने क्यों मुझे और लड़कियों से वह अलग अलग लगी। वह मेरे पास आकर बैठ गई। उसके चेहरे में परेशानी साफ नजर आ रही थी। बाकी सारी लड़कियां तो अच्छे कपड़े पहनकर मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी, पर यह लड़की बड़ी ही मामूली से कपड़े में आई थी। ऐसा नहीं लगता था कि वह कोई अमीर घर की होगी। कपड़े बहुत ही तरीके से पहने हुए थे। उसके चेहरे में कमाल की मासूमियत थी, लेकिन वह किसी बात से परेशान लग रही थी। मैंने कहा, इशिका, आपने बाहर बाकी लड़कियों को देखा ना? मेरी बात सुनकर वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखने लगी। शायद समझ गई थी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। वह मेरे बिना बोले ही मेरे मन की बात समझ गई। कहने लगी, सर, मैंने देखा है बाहर की लड़कियां बन ठन कर एक से एक स्टाइलिश कपड़े पहनकर आई है, और मैं बहुत ही मामूली तरीके से आई हूँ। पर उन सब लड़कियों और मुझ में एक बहुत बड़ा फर्क है। मैं उसकी तरफ देखने लगा। बिन बोले मेरे मन की इतनी बात समझ गई तो मैं भी मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसे पूछा, तुम में ऐसी क्या खास बात है कि मैं तुम्हें जॉब दूं? उसने कहा, सर, मैं यहाँ आपको इम्प्रेस करने के लिए नहीं आई हूँ। यह नौकरी मेरी जरूरत है। बहुत मजबूरी में आई हूँ। इस नौकरी को पाने के लिए और इसे बचाने के लिए मैं कुछ भी काम कर सकती हूँ। जो भी आप कहेंगे, कभी मेरे मुंह से ना नहीं सुनने को मिलेगा। रहा सवाल इन स्टाइलिश कपड़ों का, तो सैलरी मिलने के बाद मैं अच्छे कपड़े खरीद लूंगी, ताकि आपको शिकायत का मौका ना मिले। मैं आपकी हर तरह की सेवा करने के लिए तैयार हूँ। चाहे तो आप मेरे इम्तिहान ले सकते हैं, पर मुझे इस नौकरी की सख्त जरूरत है। बस टाइम पास के लिए, अपने शौक पूरा करने के लिए मैं यहाँ इंटरव्यू देने नहीं आई हूँ। वह जब ये बातें कर रही थी तो उसकी बातों से मासूमियत झलक रही थी। उसकी बातों में सच्चाई झलक रही थी, जो मेरे दिल को छू रही थी। शायद उसकी कोई बहुत बड़ी मजबूरी होगी, जिस कारण वह यहाँ पर नौकरी करने आई हो। मैंने कहा, मैं तुम पर यकीन कैसे करूं? क्योंकि नौकरी पाने के लिए तो लड़कियां तरह तरह की एक्टिंग करती है। तुम उससे अलग हो, यह मैं कैसे मान लूं? इस बात पर उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया और सिर्फ मेरी तरफ देखने लगी थी। उसकी आंखें नम थी। जाने इस लड़की को ऐसा कौन सा गम सता रहा था। मुझे ऐसा लगा कि मैं इसके सारे गम दूर कर दूं, लेकिन अभी मैं उसे और भी करीब से जानना चाहता था। इसलिए मैंने कहा, अगर तुम्हें नौकरी चाहिए, तुम्हें आज रात मेरे फार्म हाउस पर आना पड़ेगा। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? कुछ देर वह मेरी तरफ देखती रही, फिर बोली, सर, मैं तैयार हूँ, क्योंकि मुझे इस नौकरी की सख्त जरूरत है। अगर आप मुझे अपना फार्म हाउस का एड्रेस दे दे तो मैं वहां पहुंच जाऊंगी। मैं हैरत से लड़की को देखने लगा। वह इस नौकरी के लिए अपनी इज्जत तक को कुर्बान करने को तैयार है। वैसे तो यहाँ इंटरव्यू देने जो भी लड़की आई थी, वह सब भी मेरे साथ रात गुजारने को मना नहीं करेगी, लेकिन मुझे उन जैसी लड़कियों से सख्त नफरत है, जो चमकदार कपड़े पहनकर छोटी मुस्कान के साथ बनावटी बातें करती है। उसके दिल में कुछ और होता है और जुबान पर कुछ और ही होता है। बस उसे सामने वाले को किसी भी तरह इम्प्रेस करना है। मैंने पेपर में अपना फार्म हाउस का एड्रेस लिखकर उस लड़की की ओर बढ़ा दिया। उस लड़की ने पेपर लिया, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। वह मेरी तरफ ऐसे देख रही थी जैसे कह रही हो, सर, ऐसा ना करे। मैं नौकरी पाने के लिए तो किसी हद तक जा सकती हूँ, पर मेरी इज्जत खराब ना करे। उसकी आंखों में एक विनती थी जो मुझे समझ में आ रही थी। ना सिर्फ ये लड़की मेरे मन की बात समझती है, बल्कि मैं भी उसके मन को पढ़ सकता हूँ। जैसे वह लड़की कमरे से निकली, पता नहीं क्यों मुझे एक कालीपन सा महसूस हुआ। मैं बस उसके बारे में सोचने लगा था। कितना उदासी थी उसकी आंखों में। इशिका, उसका नाम सोचकर मैं मुस्कुराने लगा। आज रात मेरी फार्म हाउस में आएगी तो मैं उसे अच्छे से समझ पाऊंगा। मेरी सेक्रेटरी पूनम मेरे पास आ गई। कहने लगे, सर, सारे कैंडिडेट तो जा चुके हैं। क्या आपने उनमें से किसी को सिलेक्ट किया है? मुझे तो टीना सबसे अच्छी लगी। काफी स्टाइलिश है, आपको पसंद आएगी। मैंने कहा, मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है, मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। पूनम अपने काम में लग गई थी और मैं इशिका की सिविल देखने लगा था। लड़की ग्रेजुएट थी, अभी 2 महीने पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। नंबर इसके अच्छे आए हैं, पर सरकारी कॉलेज से पढ़ी हुई थी। शायद उसके पास पैसे ना हो। सोचता रहा
पता नहीं क्यों इसी लड़की के बारे में बार बार सोच रहा था। फिर अपने काम में मन लगाने लगा, जो कि आज लग ही नहीं रहा था। फिर शाम को मेरी दोस्त निहारिका मेरे पास आ गई। कहने लगी, आज रात चलो ना, डिस्को चलते हैं। कितने दिन हो गए हैं, हम करीब भी नहीं आए हैं। उसकी बातों से ध्यान आया कि आज रात तो मैं इशिका को अपने फार्म हाउस पर बुलाया हूँ। मैंने कहा, निहारिका, मुझे कुछ काम है, आज नहीं आ सकता। वह मुझसे पूछने लगी, पर मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया और सीधे सीधे ऑफिस से निकलकर अपनी कार में बैठ गया। श्यामू से कहा, फार्म हाउस चलो। वह मेरी तरफ देखने लगा, सोचने लगा, यूं हफ्तों के बीच में फार्म हाउस क्यों जाना चाहते हैं। उसकी आंखों में सवाल था। मैंने कहा, श्यामू, मैं वहां थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। तुम मुझे वहीं ड्रॉप करके घर चले जाना और फिर सुबह मुझे वहीं से पिकअप कर लेना। उसने कहा, जी सर। वह मुझे फार्म हाउस ले आया और मुझे ड्रॉप करके जाने लगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था मेरे और इशिका के बीच में कोई और रहे। इसलिए फार्म हाउस में आते ही मैंने यहाँ के केयर टेकर को भी छुट्टी दे दिया। वह केयर टेकर मेरी तरफ देखने लगा, कहने लगा, सर आपका खाना। मैंने कहा, मैं खुद बना लूंगा। फिर मैंने खुद अपने लिए डिनर बनाया और खा लिया। रात के 10 बज चुके थे। इशिका का कोई नामो निशान नहीं था। अब मुझे गुस्सा आने लगा था। इस लड़की ने मुझे धोखा दिया। अब बाकी लड़कियों में से ही मुझे अपनी सेक्रेटरी चुनना पड़ेगा। शायद टीना को भी चुनना पड़े। मैं यही सोचने लगा कि तभी दरवाजे पे दस्तक हुई। जब मैंने दरवाजा खोला तो सामने इशिका खड़ी थी। मैंने उसे अंदर आने को कहा। वह बहुत ही सिंपल सी सलवार कमीज पहनकर आई थी। मैंने उसे बैठने को कहा तो वह सोफा पर बैठ गई। मैं थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहा, तुम बहुत ही देर से आई हो। वह मेरी तरफ ऐसे देख रही थी जैसे माफी मांग रही हो, पर चेहरे में परेशानी थी, आंखें नम थी। कहा, सर मुझे माफ कर दीजिए। अगर मेरी मजबूरी ना होती मैं शाम को ही यहाँ आ जाती, लेकिन कई बार हम चाहते कुछ और है पर होता कुछ और है, क्योंकि हालात ही ऐसे होते हैं। वो काफी उदासी के साथ कहने लगी, किसी मजबूरी के कारण समय पर ना आ पाई। आखिर क्या मजबूरी होगी इसकी। बस मैं लड़की को देखने लगा जो आज रात को मेरी होने वाली थी। मैंने कहा, तुम यहीं बैठो, मैं अभी आता हूँ। फिर मैंने अलमीरा खोली और एक खूबसूरत से गाउन निकालकर उसे पहनने के लिए दिया। मैं चाहता था कि इशिका यह कपड़ा पहने। फार्म हाउस में लड़कियां के कपड़े भी रहते थे, क्योंकि कभी कभी अपना टाइम पास करने के लिए लड़कियों की मर्जी से उसे यहाँ पर लेकर आता रहता था। मैं गाउन लेकर इशिका के पास गया और उसे कहा, यह पहनकर तैयार हो जाओ। वह मेरी तरफ देखने लगी। उसके चेहरे पे मासूम सी उदासी छाई हुई थी। फिर उसने मेरे हाथों से वह गाउन ले लिया और कमरे के अंदर चेंज करने के लिए चली गई। चेंज करके जब वह मेरे सामने आई तो मैं सर से लेकर पांव तक उसे देखने लगा। वह कोई परियों की जैसी कमाल की खूबसूरत लग रही थी और उसके चेहरे पर कमाल की मासूमियत थी। उसका फिगर भी काफी अट्रैक्टिव था, लेकिन वह और लड़कियों की तरह बिल्कुल भी बन ठन कर नहीं आई थी। बिना मेकअप में भी उसके चेहरे पर एक गजब सा तेज नजर आ रहा था। उसकी बिखरी हुई बाल को देखकर मैं सोचने लगा, बिखरे बालों में भी ये लड़की कितनी खूबसूरत लग रही है। कहीं कोई दिखावटी मेकअप भी नहीं किया है। सिंपल मेकअप करके और तैयार होकर आई थी। फिर मैंने हल्की सी म्यूजिक चला दी और कहा, चलो डांस करते हैं। वह मेरी तरफ देखने लगी और कही, मुझे अच्छा डांस तो नहीं आता, पर आप कहते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ। मैंने उसे अपने करीब खींच लिया और अपना हाथ उसकी कमर पर रख दिया और इस पल को महसूस करने लगा। जाने वह कैसी डोर थी जो मुझे उसकी ओर आकर्षित कर रही थी। वह भी मुझसे बिल्कुल चिपकी हुई थी। हम डांस में डूब गए। थोड़ी ही देर बाद मैं उसे चूमने लगा। उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखें मुझसे विनती कर रही थी। मैंने कहा, इशिका, तुम्हें मेरे साथ टाइम बिताने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि मैं ऐसी शर्त में ही तुम्हें नौकरी देने को तैयार हुआ हूँ। उसने कहा, सर मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है और मैं इसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। भले मेरा दिल माने या न माने, आज की रात के लिए मैं आपकी हूँ। आप मेरे साथ जो चाहे कर सकते हैं। फिर उसकी लंबी आहें भरी। अब वह लड़की पूरी तरह से तैयार बैठी थी अपना सब कुछ मुझे निछावर करने के लिए। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और अपने नरम नरम हिस्सों पर रख दिया और आंखें बंद कर ली। मैं भी उस पल में पूरी तरीके से खो गया था।
अचानक मुझे लगा इस लड़की का बैकग्राउंड चेक करना चाहिए। आखिर इसकी मजबूरी क्या है कि सिर्फ एक नौकरी की खातिर ना चाहते हुए भी खुद को मुझे सौंपने के लिए तैयार है। मैंने उसके ओठों पर हल्का सा किस किया और फिर कहा, इशिका तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ। उसने झट से मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, सर मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई ना? मैंने बड़े ही प्यार से उसके गालों पर हाथ रखकर कहा, नहीं तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। यह कहकर मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा, फिर दूसरे कमरे में चला गया। मैंने अपनी खुफिया एजेंट रंजीता को फोन किया। उस वक्त रात के 11 बज रहे थे। मेरी एजेंट रंजीता मेरे लिए 24 घंटे काम करने को तैयार रहती थी। मैंने उसे कहा, तुम्हारी जरूरत पड़ गई है? तो रंजीता ने कहा, सर बताए। मैंने कहा, आज न्यूज सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए इंटरव्यू ले रहा था। एक लड़की इशिका है जिसे कि मैं पूनम की जगह पर रखने वाला हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि तुम उसका बैकग्राउंड चेक करके आधे घंटे के अंदर मुझे इन्फॉर्म करो। मैं उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। मैंने उसकी सिविल भेज दी ताकि उसको उसकी डिटेल मिल जाती। फिर मैं इसका के साथ आकर बैठ गया और टीवी ऑन कर दिया। मैंने उससे कहा, चलो थोड़ी देर टीवी देखते हैं। असल में बिना उसका बैकग्राउंड चेक किए मैं उसे हाथ भी नहीं लगाना चाहता था। फिर करीब 20 मिनट के बाद रंजीता का कॉल आया तो मैं दूसरे रूम में चला गया। रंजीता ने मुझे कुछ बातें कही और फिर फोन रख दिया। उसने मुझे मैसेज में सारा डिटेल्स भेज दिया था और यह डिटेल्स देखकर मुझे जोरों का झटका लगा था। मुझे इशिका के बारे में सब कुछ मालूम चल गया था। जाने मुझे क्या हो गया। मैं उसके पास आया, उसका हाथ पकड़ा, उसके हाथों को चूम लिया और फिर उससे करीब होते चला गया। एक पल तो इशिका मुझे इस तरह से देखने लगी, शायद सोच रही थी कि अचानक मुझे क्या हो गया। मैंने कहा, चलो बहुत हो गया टीवी देखना, अब सोने चलते हैं। उसके चेहरे पर उदासी छा गई, शायद सोचने लगी कि अब उसकी इज्जत जाने वाली है। मैं उसे अपने कमरे में लेकर आया और बेड की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम बेड के उस साइड में सो जाओ और मैं इधर सो जाता हूँ। अभी रात बहुत हो गई है, नहीं तो तुम्हें घर छोड़ आता। मेरी कार भी नहीं है। यह सुनते वक्त काफी हैरत भरी निगाहों से मुझे देखने लगी। कहने लगी, सर आप मुझे इस नौकरी पर नहीं रखेंगे क्या? मैंने कहा, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। उसने कहा, पर आप तो मुझे घर छोड़ने की बातें कर रहे हैं। मुझे तो लगा था कि आप मुझसे। कहकर वह चुप हो गई। मैंने कहा, मुझसे क्या? पूरी बात बताओ। उसने कहा, आप मुझसे सब कुछ चाहते हैं। उसकी आंखों को मैं देखने लगा, सोचने लगा, शायद मैं भी तो सब कुछ चाहता हूँ उससे, पर इस तरह से नहीं। मुझे अपने जज्बातों पर काबू पाना था। लेकिन फिर अचानक मैंने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया और कहने लगा, मुझे इस चीज की जल्दी नहीं है। वह मेरी तरफ हैरत भरी नजरों से देखने लगी। उसकी नजरें मेरी ओठों पर थी। अचानक उसने अपने ओठ मेरे होठों पर रख दिए और मैं उसे किस करने लगा। उस पर न जाने मुझे क्या हो गया था और मैं ये करना तो नहीं चाहता था, लेकिन न जाने यह कैसा खिंचाव था कि वह मेरी ओर खींची चली आई। थोड़ी ही देर के बाद मैं उससे अलग हुआ और उसे कहा, इशिका अब सो जाओ। वह बिस्तर की दूसरी ओर लेट गई और मैं दूसरी ओर लेट गया। थोड़ी देर तक वह जागती रही और करवटें बदलती रही। फिर थोड़ी देर बाद जब वह गहरी नींद में चली गई तो मैं उसके करीब आ गया और उसे सोता हुआ देखता रहा। फिर जाने कब मुझे भी सुकून की नींद आई, पता ही नहीं चला। सुबह उठा तो मैंने देखा कि वह बिस्तर पर नहीं थी। मैंने सोचा भला वह कहाँ जा सकती है। मैं भी बिस्तर पर से उठा और उसे ढूंढता हुआ बाहर हॉल में आया तो मैंने देखा कि वह किचन में नाश्ता तैयार कर रही थी। मैं उसके करीब चला गया और उसे गुड मॉर्निंग कहा तो उसने भी कहा, गुड मॉर्निंग सर, आपका नाश्ता तैयार है। मैंने कहा, तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं है। तो उसने कहा, सर आपने मुझे जॉब पर रखा है तो मैंने भी सोचा क्यों ना मैं आपके लिए कुछ करूं, और यह तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं तो आपके लिए कुछ भी करूंगी। मैंने कहा, लेकिन खाने पीने की तो सभी की अपने अपनी चॉइस होती है। ना जाने उसने मेरे लिए क्या बनाया होगा। फिर उसने मेरे सामने ब्लैक कॉफी का मग रख दिया तो मैं मुस्कुरा दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इशिका को कैसे पता चल गया कि मुझे ऐसी कॉफी पसंद है। मैं उसकी तरफ देखने लगा
तो उसने पूछा, क्या बात है सर? मैंने कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे ऐसी कॉफी पसंद है? मुस्कुरा कर कहने लगी, सर जब मैं इंटरव्यू देने आई थी तो आपको कॉफी पीते हुए देखा था, तभी समझ गई थी कि आपको ऐसी कॉफी पसंद है। मैं मुस्कुराने लगा था। लड़की की बुद्धिमानी को देखकर मैंने कहा, मुझे हर तरह का खाना भी पसंद नहीं है, तुम नाश्ते में क्या बनाई हो? उसने मेरे सामने पोहा रख दिया। मैंने कहा, पर मुझे पोहा पसंद नहीं है, ज्यादातर ब्रेकफास्ट में मैं ब्रेड टोस्ट ही लेता हूँ। वह कहने लगी, सर मुझे पता है आपको ब्रेकफास्ट में यह पसंद नहीं है, पर घर पर ब्रेड नहीं था, बस यही पोहा नजर आया, इसे बना दिया। पर मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आपको मेरा बनाया ब्रेकफास्ट पसंद आएगा। आपने कभी ट्राई ही नहीं किया होगा। अब मैं कुछ ना बोला और टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगा। फिर जैसे उसका बनाया खाना मैंने अपने मुंह में डाला, मुझे सचमुच में यह बहुत ही पसंद। मैं मुस्कुराने लगा और पूरा नाश्ता खत्म कर दिया। मैंने मन ही मन में सोचा, शायद इशिका के हाथ का बना हुआ नाश्ता है, इसलिए मुझे पसंद आया। तब तक श्यामू भी आ चुका था। इशिका को मैंने एक ड्रेस दिया और वह पहनकर मेरे साथ ही ऑफिस आ गई। आते ही मैंने पूनम से कहा, मैंने इशिका को सिलेक्ट किया है, तुम इसे काम सिखा दो। हम दोनों को साथ में ऑफिस आता हुआ देख वह आश्चर्यचकित हो रही थी, और ये सब देखकर मेरी दोस्त निहारिका भी शॉक थी। फिर कुछ ही देर के बाद निहारिका मेरे कमरे में अंदर आ गई और कहने लगी, तुमने कल मेरा ऑफर इसलिए रिजेक्ट किया था क्योंकि कल तुम रात भर इस लड़की के साथ थे। निहारिका की बात सुनकर मैं मुस्कुराने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर मुझे साफ साफ गुस्सा नजर आ रहा था। वह मुझे चाहती थी और वह मेरे बचपन की दोस्त थी। स्कूल में भी मेरे साथ थी और कॉलेज में भी मेरे साथ रहने के लिए मेरी ही चॉइस की पढ़ाई पढ़ी थी। वह हर हाल में मुझे चाहती थी और मुझे अपने से दूर नहीं होने देना चाहती थी। वह कई बार मेरे करीब आई थी, परंतु न जाने क्यों निहारिका वह लड़की बिल्कुल नहीं थी जिसका कि मुझे इंतजार था। पहले हम दोनों काफी वक्त साथ गुजारते थे, फिर भी मैं अपने लिए ऐसी लड़की नहीं चाहता था। निहारिका बहुत ही गुस्से से मेरे कैबिन से निकलकर बाहर जा चुकी थी और फिर कुछ ही देर बाद मुझे बाहर से कुछ तेज आवाज आनी सुनाई देने लगी। मैं बाहर निकलकर देखा तो निहारिका इशिका को बहुत ही बुरी तरह से डांट रही थी। यह देखकर मुझे बहुत ही गुस्सा आया और मैंने कहा, निहारिका यह तुम क्या कर रही हो? इशिका बेचारी भूत बनकर चुपचाप से खड़ी थी। मैंने कहा, निहारिका आखिर तुम इशिका को क्यों डांट रही हो? तो निहारिका कहने लगी, तुम्हारी सेक्रेटरी को जरा भी मैनर्स नहीं है, देखो कैसे अपने सीनियर से बात करती है। मैं जानता था वह इशिका से जलन कर रही थी, इसलिए उसे सब कुछ सुना रही थी। मैंने भी गुस्से से निहारिका को कहा, अब यह मेरी नई सेक्रेटरी है और तुम्हारा कोई हक नहीं है इसके साथ ऐसी बात करने को। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो रिजाइन करके तुम जा सकती हो। निहारिका मेरी तरफ हैरत भरी नजरों से देखने लगी, जैसे मानो उसे विश्वास ना हो रहा हो कि अब मेरे मुंह से क्या निकल गया। कहने लगी, इस लड़की के लिए तुम मुझे जॉब से निकालना चाहते हो? मैंने कहा, नहीं, तुम्हारे इस एटीट्यूड के कारण तुम्हें निकालना चाहता हूँ। आइंदा से मेरी सेक्रेटरी के साथ तमीज से पेश आना, वरना तुम्हें रिजाइन लेटर मेरी तरफ से मिल जाएगा। अब जाओ यहाँ से, अपना काम करो। निहारिका कुछ ज्यादा ही मेरे सिर पर चढ़ी हुई थी। मुझे एहसास था कि हमेशा यह ऐसे ही मेरी पहली वाली सेक्रेटरी पूनम के साथ बातें करती थी, उस पर गुस्सा करते रहती थी, और उसके इसी एटीट्यूड के कारण पूनम हमेशा परेशान रहती थी। हालांकि वह मेरे पास आकर निहारिका के इस एटीट्यूड के बारे में बता दी थी, लेकिन उसमें मैं निहारिका को कुछ न कहकर पूनम को ही उसके साथ एडजस्ट करने के लिए कहता था। लेकिन आज इशिका के साथ जब उसने बदतमीजी की, मुझसे बर्दाश्त ना हो सका। पूनम भी वहीं पर खड़ी थी। वह मेरी तरफ देखने लगी, शायद सोच रही थी, कभी मैंने तो उसका ऐसा बचाव नहीं किया, फिर इशिका का बचाव क्यों कर रहा हूँ। फिर थोड़ी देर बाद पूनम मेरी कैबिन में आ गई और कहने लगी, सर आज तक निहारिका ने मेरे साथ इतनी बदतमीजी की, आपने कभी भी उसे क्यों नहीं डांटा? इंटरव्यू के लिए कल एक से एक लड़की आई थी जो मॉडल कपड़े पहनकर आई हुई थी, और यह लड़की तो बिल्कुल गंवार बनकर आई थी, फिर भी आपने इसे जॉब पर रख लिया।
आखिर क्या बात है सर? मैंने कहा, इस लड़की को इसकी ईमानदारी की वजह से मैं काम पर रखा हूँ। पूनम शायद मेरी तरफ देखकर सोचने लगी कि मुझे कैसे पता चला कि लड़की ईमानदार है। मेरे फैसले के आगे उसने कुछ ना कहा, चली गई और इशिका को काम सिखाने लगी थी, क्योंकि 7 दिनों के अंदर ही अंदर उसे ये काम छोड़ना था। जब छुट्टी हुई तो इशिका मुझसे इजाजत लेने आई। कहने लगी, सर मैं घर जाना चाहती हूँ। मैंने घड़ी में देखा 7 बज रहे थे। नॉर्मल एम्प्लॉय के लिए 7 बजे तक का ही टाइम होता था, पर मेरी सेक्रेटरी उससे ज्यादा टाइम तक रुक जाती थी, क्योंकि मुझे निकलते निकलते 8 या 9 बज जाते थे। मैं इशिका की तरफ देखने लगा और कहा, जब तक मैं बैठा रहता हूँ, भले टाइमिंग ज्यादा ही क्यों ना हो, तुम्हें भी मेरे साथ बैठना पड़ेगा। वह मेरी तरफ देखने लगी और परेशान भी होने लगी। मुझे पता था कि उसकी परेशानी की वजह क्या है। मैंने कहा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ कपड़े खरीद कर दूंगा। मेरी बात सुनकर वह कहने लगी, लेकिन सर मेरे पास पैसे नहीं है। सैलरी मिलने के बाद ही मैं कपड़े खरीद सकती हूँ। मैंने कहा, मैं तुम्हें कंपनी की तरफ से कपड़े दिलवा दूंगा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। चलो मेरे साथ। मैं इशिका को ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने साथ रखना चाहता था। फिर मैं उसके साथ शॉपिंग करने चला गया। शॉपिंग मॉल पहुंचकर मैंने उससे कहा, अपने पसंद के कपड़े ले लो, पर वह मुझे कपड़े का प्राइस देखती रही और फिर पीछे हट जाती। कुछ देर तक मैंने उसे नोटिस किया और फिर कहा, क्या बात है इसी का, क्या तुम्हें कोई कपड़ा पसंद नहीं आया? तो वो कहने लगी, सर कपड़े तो बहुत ही महंगे हैं, मैं बेकार में आपका इतना खर्च नहीं करवा सकती। मैंने कहा, कपड़े पर प्राइस टैग मत देखो, जो कपड़े पसंद है उसे ले लो। अब मैं उसकी मदद करने लगा और उसे अच्छे से अच्छे कपड़े दिलवाने लगा। मैं चाहता था कि वह हर रोज अच्छे से अच्छे कपड़े पहनकर ऑफिस आए। फिर मैंने उसे कुछ मेकअप का सामान भी दिलवा दिया। मैंने उसे कहा, मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेकअप करना पसंद नहीं है, वैसे भी मुझे भी ज्यादा मेकअप करने वाली लड़की पसंद नहीं है। तुम जैसी हो मुझे अच्छी लगती हो। तो वह मेरी तरफ देखने लगी, तो मैंने उसका हाथ हल्के से पकड़ा और दबा दिया। उसने अपना हाथ मेरे हाथों से नहीं छुड़ाया। हम दोनों हाथ पकड़कर चलने लगे। वह मेरी तरफ बार बार देख रही थी। कहने लगी, सर मैं आपको कैसे थैंक यू कहूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या मैं आपको एक हक करके थैंक यू कह सकती हूँ? मैंने हाँ में सर हिलाया। वह मुझे हक करने लगी। जाने मुझे भी क्या फीलिंग्स आया। मुझे लगा कि इस लड़की का सारा दुख मैं ले लूं। मैंने भी उसके सर पे किस किया, इस बात की परवाह किए बिना मुझे यहाँ मॉल में कौन देख रहा है। अब मुझे न मीडिया का डर था और न ही बदनामी का। फिर हम दोनों कार में आकर बैठ गए। अब मैंने अपनी चेकबुक निकालकर उसमें कुछ अमाउंट भरकर अली इशिका को हाथ में थमा दिया और कहा, यह पैसे तुम्हारे काम आएंगे जब तक तुम्हारी सैलरी नहीं आ जाती। वह मेरी तरफ देखने लगी। कहा, सर अभी तो मैं 1 दिन का ही काम की हूँ। उसकी आंखें छलक उठी थी। मैंने बड़ी ही प्यार से उसके गालों पर हाथ रखा और कहा, कोई बात नहीं इशिका, कहकर मैं मुस्कुराने लगा। फिर उसने चेक ले ली और एक मुस्कुराहट के साथ मुझे थैंक यू कहने लगी और मैंने उसे सीधा उसी जगह पर ड्रॉप किया जहां पर वह जाना चाहती थी। वह मेरी तरफ बड़ी ही हैरत भरी निगाहों से देखने लगी और यह सोचने लगी, आखिर मुझे कैसे पता चला कि मैं यहीं उतरना चाहती हूँ। मुझे उसके बारे में सब कुछ पता था, उसकी जिंदगी का हर एक पल। अगले दिन जब मैं काम पर आया तो अभी तक इशिका नहीं आई थी। पूनम कहने लगी, सर आपने कल उस लड़की को एडवांस दिया और देखिए आज वह नहीं आई है। कैसे लड़की को आपने काम पर रख लिया? 6 दिन के बाद मैं चली जाऊंगी और वह लड़की, मुझे पता था इशिका काम पर क्यों नहीं आई थी। उसे इन्फॉर्म करना चाहिए था, लेकिन शायद वह परेशान होगी। मुस्कुराकर मैं पूनम से कहा, मुझे पहले से पता था कि वह आज नहीं आएगी, क्योंकि इशिका ने मुझे पहले ही बता दिया था वह आज नहीं आएगी। मैं तुम्हें बताना भूल गया। पूनम मेरी ओर ऐसे देख रही थी जैसे विश्वास ना हो। फिर वह मुझे कोई सवाल किए बिना अपना काम करने लगी। कुछ ही देर बाद निहारिका आई और कहने लगी, क्या हुआ, वह लड़की भाग गई क्या? उसके चेहरे पे इशिका के लिए सख्त नफरत झलक रही थी। मैंने निहारिका से उसके बारे में कुछ डिस्कस नहीं करना चाहता था। मैंने उसे कहा, ऑफिस में सिर्फ काम की बातें ही डिस्कस होगी, समझ गई ना? मैं घर वापस आने लगा, तभी मेरे पास इशिका का फोन आया। मैंने फोन रिसीव किया तो
उसकी आवाज काफी भारी थी। ऐसा लग रहा था वह रो रही थी। कहने लगी, सॉरी सर, आप यही सोच रहे होंगे कि मैंने सैलरी का एडवांस पैसे ले लिए और ऑफिस नहीं आई। मैंने कहा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा था। तुम काफी परेशान लग रही हो, फार्म हाउस आ जाओ। वह कहने लगी, सर मैं अभी नहीं आ सकती। मैंने कहा, मैं तुम्हारे घर पर आ रहा हूँ, तुम्हें अपने साथ फार्म हाउस लेकर जाऊंगा। फिर मैं उसके घर के बाहर चला आया, श्यामू को अंदर भेज दिया। कुछ ही देर के बाद श्यामू के साथ इशिका बाहर आई। मेरे पास आकर कहने लगी, सर मैंने आपको मना किया था ना। मैंने कहा, जब मैं नौकरी तुम्हें दे रहा था तो तुमने कहा था कि मेरी किसी भी बात को मना नहीं करोगी। फिर आज क्या हो गया, तुम 2 दिन में इतनी बदल गई। उसकी आंखें सूजी हुई थी, जैसा लग रहा था बहुत रो रही होगी। चुपचाप मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता, इसलिए तुम्हें लेने आया हूँ। फार्म हाउस पहुंचने के बाद मैं श्यामू को उसके घर भेज दिया और केयर टेकर की भी छुट्टी दे दी। अब घर में सिर्फ मैं और इशिका ही थे। वह मेरी बाहों में आकर लिपट गई थी और सिसक सिसक कर रो रही थी। मैंने कहा, जानता हूं मैं, तुमने सोहन को खो दिया इसलिए ऑफिस नहीं आई। मेरी बात सुनकर मुझे कहने लगी, सर आप मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हैं। मैंने कहा, सोहन को मैंने ही अस्पताल पहुंचाया था। इंटरव्यू वाले दिन मैं इसलिए लेट पहुंचा था क्योंकि उसका एक्सीडेंट होते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा था। एक कार ने उसे टक्कर मार दी थी और मैं मेरी कार के सामने आकर ही गिरा था। कार वाला तो भाग गया, पर मैंने पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल कर दी थी। मुझे मालूम था कि सोहन तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, क्योंकि जब तुम्हें नौकरी पर रखना था तो तुम्हारे बैकग्राउंड चेक कराया था। सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई थी। तुम्हारी माँ को कैंसर है और 6 महीने के बचे हुए हैं उसके पास। अपनी माँ के लिए तुम नौकरी करने के लिए आई थी ताकि उसका इलाज करवा सको। वह रोने लगी और कहने लगी, मैं बहुत ही बदनसीब हूँ। जिसे भी चाहती हूँ वह मुझे छोड़कर चला जाता है, पर मैं सोहन के लिए परेशान नहीं हूँ। 1 महीने पहले सोहन ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया था। मेरे परिवार का खर्चा वही उठा रहा था, पर बेचारा कब तक उठाता। परेशान हो गया था। कहने लगा, तू अपनी जिम्मेदारी खुद देख लो। और उसने मुझसे ब्रेकअप कर ली थी और तभी मैं इंटरव्यू देने आई थी। उसी वक्त वहां पर मम्मी का कॉल आया था। कहने लगी, सोहन का एक्सीडेंट हो गया और वह बहुत ही सीरियस है। इस वजह से मैं इंटरव्यू के दिन इतनी परेशान थी। लेकिन जब आपने मुझे अपने साथ रात बिताने को कहा तो मैं इसलिए मान गई थी क्योंकि मुझे अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे चाहिए था। दूसरा, सोहन मेरे साथ पहले ही ब्रेकअप कर चुका था और मैं किसी रिलेशन में भी नहीं थी, तो यह उसके साथ धोखा भी नहीं होता। और जाने क्यों पहली नजर में मुझे आप भा गए थे। आपके अंदर मुझे एक अजीब सी सच्चाई नजर आई थी। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ कि किसी लड़के के पीछे उसके धन दौलत के लिए पड़ जाऊं, पर मुझे एक सच्चे इंसान की जरूरत है, जो मुझे आपके अंदर नजर आई। हाँ, मैं जानती हूँ कि हम दोनों के बीच में बहुत ही दूरियां हैं। आप बेहद अमीर और मैं बेहद गरीब हूँ, और मैं ये जब भी जानती हूँ कि हम दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते हैं। लेकिन आज की रात मैं आपकी बाहों में बिताना चाहती हूँ। बस एक रात मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ, क्योंकि आज मैं बहुत टूट चुकी हूँ। मुझे आपकी मोहब्बत की जरूरत है और उसके बदले में मुझे आपसे और कुछ भी उम्मीद नहीं है। कहकर वो मुझसे लिपट गई। मैं उसके ओठों को चूमने लगा। मैं उसके सारे दुख दर्द अपने अंदर ले लेना चाहता था। हमारे बीच में क्या पैसों का अंतर है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं इस लड़की को हर मुसीबत से हिफाजत करना चाहता था और इशिका को अपना बनाना चाहता था। इशिका कहने लगी, विक्रम मुझसे प्यार करो। मैं उससे प्यार करने लगा। मेरे अंदर जरा भी हवस नहीं थी। मैं पहले भी लड़कियों के साथ रात गुजार चुका था, पर बिना फीलिंग्स के। पर इसके लिए मेरे अंदर एक अलग ही फीलिंग्स थी। मैं उससे रात भर प्यार करता रहा। बस मैं उसके चेहरे पर खुशी देखना चाहता था। सुबह तक हम दोनों बहुत ही थक चुके थे। मैंने कहा, इशिका मुझे फर्क नहीं पड़ता हमारे बीच में कैसी दीवार है, बस मैं वह सारी दीवार तोड़कर तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता हूँ। शादी कर लो मुझसे। उसकी आंखें भर आई थी। उसने तुरंत ही शादी के लिए हाँ कर दी। इस बात से निहारिका
बहुत ही चिढ़ गई थी, क्योंकि मैंने साफ लफ्जों में निहारिका को कह दिया था मैं उसे मोहब्बत नहीं करता हूँ। वह इस कदर पागल हो गई थी कि मुझे उसे नौकरी से निकालना पड़ा, उसे अपनी जिंदगी से निकालना पड़ा था, क्योंकि वह मेरी इशिका को परेशान ना कर सके। कुछ महीनों में इशिका की माँ भी उसे छोड़कर चली गई, पर हर मुश्किल घड़ी में मैंने उसका साथ निभाया, क्योंकि वह मेरी सच्ची मोहब्बत थी, मेरी जान थी, मेरी जिंदगी थी और मुझे हद से ज्यादा प्यारी थी। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।